Assalamu alaikum. So we have to start chapter number 2 from today. Lecture number 1 of chapter number 2. The topic of chapter number 2 is solving a biological problem. ठीक हो गया. अब हम सेकंड चैप्टर जो है ना वो स्टार्ट करने जा रहे हैं. उसका लेक्चर नंबर 1 है. ओके, ये क्या कह रहा है कि साइंस जो है वो सिस्टमाइज्ड नॉलेज है जो कि ड्राइव हुआ है किससे, ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट से. जो भी साइंस है वो आपकी प्रूफ मांगती है. अगर हम नॉर्मल बात कर रहे हैं सोशल साइंसेस की, अगर हम बात करें तो वो प्रूफ नहीं मांगती, बल्कि हम जो भी बात करें उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है. लेकिन साइंस एक ऐसा नॉलेज है कि जिसमें हमें प्रूफ चाहिए होता है, ऑब्जर्वेशंस चाहिए होती हैं और एक्सपेरिमेंट्स चाहिए होते हैं. ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट्स बेसिकली क्या करते हैं, ये बेसिकली डिटरमाइन करते हैं प्रिंसिपल्स को कि नेचर कैसे ऑपरेट करती है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट्स डिफरेंट तरह के हैं. केमिस्ट्री को जो स्टडी करते हैं वो केमिस्ट्स हो गए, फिर बायोलॉजिस्ट, फिजिस्ट्स और इसी तरह से जियोलॉजिस्ट और बाकी जितनी भी ब्रांचेज हैं साइंसेस की उसके अकॉर्डिंग इनके नाम होते हैं. ठीक है, ये बेसिकली करते क्या हैं, ये सेम साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं और टेस्ट करते हैं नई नई थ्योरीज़ को. ठीक हो गया. इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे कि बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स क्या हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हम मलेरिया को भी ले सकते हैं और आजकल बहुत कॉमन एग्जांपल है हमारे पास कोविड की, तो कोरोना वायरस को भी हम एज एन एग्जांपल स्टडी कर सकते हैं. ठीक है, मलेरिया जो है वो आपकी बुक में गिवन है, तो मैं साथ जो है ना कोरोना की एग्जांपल आपको करवा दूंगी. ठीक है, जो एक एक्स्ट्रा आपका मटेरियल हो जाएगा. ठीक हो गया, स्पेशली फॉर पिंडी बोर्ड स्टूडेंट्स. ओके, तो बायोलॉजिकल मेथड है क्या, यहाँ से आप इस स्टेप पे आ जाएं कि वो वाला साइंटिफिक मेथड जिसके अंदर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, दैट इज़ नोन एज बायोलॉजिकल मेथड. ये मेन डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है. ये यहाँ से स्टार्ट हो गई, ये यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है कि वो वाला साइंटिफिक मेथड जिसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, दैट इज़ नोन एज बायोलॉजिकल मेथड. इसमें सारे वो वाले स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जो एक बायोलॉजिस्ट अडॉप्ट करता है टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. अब जो बायोलॉजिकल मेथड है उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है साइंटिफिक रिसर्चेज में. तकरीबन 500 साल से रोल प्ले कर रहा है बायोलॉजिकल मेथड साइंटिफिक रिसर्चेज को सॉल्व करने में. ठीक हो गया. जो पहला एक्सपेरिमेंट था जिसको आप बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कह सकते हैं वो गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट था अबाउट 1590s में. तो उस टाइम से लेके अभी तक की जो रिसर्चेज हैं उसमें बायोलॉजिकल मेथड ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है. अगर आप मेडिसिन की बात करें, अगर आप इकोलॉजी की बात करें, सर्जरीज़ की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, तो उसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और बायोलॉजिकल मेथड्स के थ्रू उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है. ठीक हो गया. उसके बाद है कि बायोलॉजिकल मेथड जो है वो क्वालिटी ऑफ डाटा पे ज़्यादा फोकस करता है एज़ कम्पेयर टू क्वांटिटी ऑफ डाटा. ठीक है. अच्छा, जो इंसान है वो हमेशा से एक बायोलॉजिस्ट रहा है. उसका माइंड इस तरह का है कि नेचर ने उसका माइंड ही इस तरह का बनाया है जो क्वेश्चन करता है, उसका माइंड उससे सवाल पूछता है. ठीक है, तो उसको बायोलॉजिस्ट बनना पड़ता है या वो बिल्ट इन होती है उसके अंदर एक ये क्वालिटी होती है कि वो क्वेश्चन करता है. जैसे हिस्ट्री में जब शुरू में जब एक हंटर्स होते थे हम लोग, तो एनिमल्स का जो हंटर्स था या जो फ्रूट्स और सीड्स और रूट्स का गैदरर था, ऑब्वियसली मैन था. तो उसने जैसे जैसे एनिमल्स के मुतल्लिक और उनके हैबिटेट के मुतल्लिक जानना शुरू किया, वो सक्सेसफुल हंटर बनता गया. लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास दो शिकारी हैं. एक शिकारी ये जानता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहता है, वो किस टाइम अपने पिंजरे से बाहर निकलता है, अपना जो उसका घर है, अपना जो हैबिटेट है उससे बाहर निकलता है, कब शिकार का सही वक्त है. तो ऑब्वियसली वो एक सक्सेसफुल हंटर होगा. ठीक है, तो जैसे जैसे वो एनिमल्स के मुतल्लिक जानता गया वो बेहतर हंटर बनता गया. इसी तरह जिस तरह वो प्लांट्स के मुतल्लिक मज़ीद जानता गया, वो उसे समझ आ गई कि कौन से प्लांट्स जो है ना वो एडिबल हैं, कौन से नॉन एडिबल हैं. कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो आपके पास डेंजरस होते हैं और आप अगर उनको खाएं तो पॉइजनस भी होते हैं. ठीक है, तो जिस जिस तरह ऑर्गेनिज्म ने यानी जिस जिस तरह इंसान ने डेवलपमेंट की, उसने जाना डिफरेंट चीज़ों के बारे में, उस तरह वो उसमें सक्सेसफुल बनता गया. ठीक हो गया.
अब आज हम जो है ना बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को स्टार्ट करने जा रहे हैं, सिर्फ कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में चीज़ें क्या क्या हैं और उसके अंदर स्टेप्स कितने हैं, ठीक है। बायोलॉजी में बाकी साइंसेस की तरह जो नई थिंग्स डिस्कवर होती रही हैं और जो थ्योरीज़ हैं वो रिप्लेस भी होती रही हैं और वो प्रूफ भी होती रही हैं, लॉज भी बनते रहे हैं। तो ये किस तरह से मुमकिन होता है, जब हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हमें डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। इन स्टेप्स को हम डिटेल में बाद में पढ़ते हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ स्टेप्स के नाम। पहले है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, देन ऑब्जर्वेशन, देन हाइपोथेसिस फार्मूलेशन, देन डिडक्शन, उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन है, सेकंड लास्ट स्टेप है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स एंड देन रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट। अब हम यहाँ पे इनकी डिटेल पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप है आपका रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ओके, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब इस स्टेप में क्या होता है, बेसिकली एज द नेम सेज कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज करता है कि इज़ दिस अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम और नॉट, ठीक है। क्योंकि हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो ऑथेंटिक होते हैं, जिन पे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम या बायोलॉजिकल मेथड अप्लाई अप्लाई होता है। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि हम बेहतर भी होता है और प्लस ये भी कि हमें रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो बाद के जो स्टेप्स हैं उस पे हमारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हम साल 2 साल 3 साल एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगाएं और एंड पे हमें पता चले कि दिस वाज नॉट अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो वो वेस्ट करने से टाइम बेहतर है कि आप अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज कर लें कि ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है या नहीं है। तो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका होता है? तरीका ये होता है कि पहली बात तो ये है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हो, तभी तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी ना। अच्छा, डेफिनेशन जो इसने यहाँ पे लिखी है वो ये कहता है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है इज़ अ क्वेश्चन जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हो, या तो आपके माइंड में खुद आया हो या फिर आपसे किसी ने पूछा हो, दैट इज़ नोन एज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो इन तीनों चीज़ों पे पूरी उतर रही होगी वो क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। जब आपको समझ आ जाएगी कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है ये, जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना की वैक्सीन तो अवेलेबल है लेकिन मेडिसिन अवेलेबल नहीं है अभी, ठीक है। हम देखते हैं कोरोना को एज एन बायोलॉजिकल एग्जाम्पल, कैसे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कैसे हुई, कोविड कैसे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट अफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन को इफ़ेक्ट करता है ये। और हर इंसान के दिमाग में है कि कोरोना कोविड की क्या वजह है। कुछ साल पहले अभी तो हमें पता चल गया है कि कोविड की जो वजह है वो एक वायरस है, लेकिन उस टाइम से पहले तक नहीं मालूम था कि कोविड की जो वजह है वो क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कोविड। तो फॉर एग्जांपल अभी हम यही क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास है दैट इज़ नोन एज ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अब जब हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को तो सेकंड स्टेप जो है वो हमारे पास क्या है, अब ऑब्जर्वेशन। हमने ऑब्जर्व करना है डिफरेंट चीज़ों को अबाउट दैट स्पेसिफिक प्रॉब्लम की। अगर फॉर एग्जांपल मैं कोविड पे रिसर्च कर रही हूँ तो मैंने ऑब्जर्व करना है कि जो कोविड है उसका कॉज क्या हो सकता है, उसके जो पेशेंट्स हैं उनको ऑब्ज़र्व करूँगी, उनके ब्लड टेस्ट करूँगी वगैरह वगैरह, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशंस में हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करते हैं, जो कि विजन है, सुनने की हिस्सा है, स्मेल करने की, टेस्ट करने की, टच करने की, इनको यूज़ करके हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशंस 2 तरह की होती हैं, एक होती हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस और एक होती हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अब जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हैं ना वो ज़रा ज़्यादा एक्यूरेट हैं एज़ कंपेयर टू क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। क्यों? क्योंकि जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनको मेजर किया जा सकता है, लेकिन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस को, क्वालिटी को कभी मेजर नहीं किया जा सकता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि एक बच्चा जो है वो दूसरे बच्चे से ज़्यादा लाइक है, तो कितना लाइक है मैं स्पेसिफिकली नहीं कह सकती, तो दिस इज़ बेसिकली क्वालिटेटिव डाटा। लेकिन अगर मैं ये कहती हूँ कि इसकी परसेंटेज जो है ना वो 70% है और उसकी 100% है, तो ऑब्वियसली मैं एक क्वांटिटेटिव रिपोर्ट
प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव रिपोर्ट जो होती है वो मेजरेबल होती है, इसलिए ज़्यादा ऑथेंटिक होती है, ठीक है। तो बेसिकली ये डिफरेंस आता है पेपर में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन का। तो उसमें आपने यही लिखना है कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस जो हैं दे आर मोर एक्यूरेट और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर लेस एक्यूरेट। दूसरा आपके पास डिफरेंस ये आ जाएगा कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस में आप लिख सकते हैं कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर मेजरेबल, और क्वालिटेटिव में आप लिखेंगे कि दे आर नॉट मेजरेबल, ठीक है। उसके अलावा जो आपके पास क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होती हैं दे आर वेरिएबल, और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस जो हैं दे आर इनवेरिएबल, ठीक है। और उसके बाद आप एग्जांपल लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हैं, जैसे मैं कहती हूँ कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है वाटर का वो कम है एज़ कम्पेयर टू बॉइलिंग पॉइंट। तो कितना कम है, लाइक मुझे डिजिट नहीं पता है, तो दिस इज़ क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। और इसी के साथ हम अगर क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन लें सेम एग्जांपल की, तो हम कहेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे एक चीज़ ऑथेंटिक पता चल गई है कि कितना फ्रीजिंग पॉइंट है, कितना बॉइलिंग पॉइंट है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, ठीक है। उसी तरह हमारे पास दूसरी एग्जांपल है कि 1 लीटर वाटर जो है वो हैवी है एज़ कम्पेयर टू 1 लीटर ऑफ एथानॉल। अब कितना हैवी है वो हमें क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन से पता चलेगा, जो ये कह रहा है कि 1 लीटर ऑफ वाटर जो है उसका वेट 1000 ग्राम्स है और 1 लीटर ऑफ एथानॉल का वेट 789 ग्राम है। इसको आप अंडरलाइन लाजमी कर लें, ये वाली जो लाइन है, ठीक है, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ में पूछी जाती है आपके पास पेपर्स में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जर्वेशंस के बाद फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, कि हाइपोथेसिस कैसे बनता है, इसको हम कल पढ़ लेंगे, लाइक अगले लेक्चर में हम लोग इसको स्टडी कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।